डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। अभी फिलहाल आप घर पर रहकर अपना अध्ययन कर रहे हो और हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया है जिसके माध्यम से अगर आपको लाभ मिलता है तो इससे बड़ी खुशी की बात हमारे लिए क्या हो सकती है। तो मैं बता दूं आपको कि हम राष्ट्रपति के 3 पार्ट अपलोड कर चुके हैं। आज चौथा पार्ट है। जिसने वो 3 पार्ट नहीं देखे हैं तो वो उनको ज़रूर देखें। उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जाकर उसे देख सकते हैं। आज हम राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों की चर्चा करेंगे, उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद की, और ये ऐसे अनुच्छेद हैं जो कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहला आज का हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 79। और अनुच्छेद 79 से हमें ये पता चलता है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। यानी इस अनुच्छेद में लिखा हुआ है कि संघ की एक संसद होगी, यानी भारत की संघ की एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा 2 सदनों राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनेगी। यानी राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। अगर हम यहाँ देखें तो संसद के अंग 3 हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, यानी राष्ट्रपति और 2 सदन। और संसद के सदन कितने हैं? 2, राज्यसभा और लोकसभा। यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इनके संयुक्त रूप को ही हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। और यहाँ जो पॉलिटी में नए हैं उनको मैं थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा कि अपने देश में संघात्मक शासन है, और संघात्मक शासन का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक स्तर पर सरकारें होना। और हमारे देश में एक तो संघ सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और एक स्टेट गवर्नमेंट होती है हर स्टेट की। तो हम संघ सरकार की बात करें तो जो हमारी संघ सरकार है उसके जो 3 अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अगर हम देखें तो संघ सरकार की जो व्यवस्थापिका है उसे हम संसद कहते हैं, पार्लियामेंट। इसके 2 सदन हैं, लोकसभा, राज्यसभा। और अंग 3 है, राष्ट्रपति। और यही हम अनुच्छेद पे चर्चा कर रहे हैं। तो आपने देखा संसद इन 3 अंगों से मिलकर बनी हुई है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। और हमारे देश में जो कार्यपालिका है वो भी 2 प्रकार की है। एक कार्यपालिका में आते हैं राष्ट्रपति, जो नाम मात्र की कार्यपालिका है, और एक कार्यपालिका है मंत्रिपरिषद, जिसके प्रधान प्रधानमंत्री हैं, वो भी मंत्रिपरिषद में आते हैं। ये वास्तविक कार्यपालिका है। आपको पहले ही बताया जा चुका है कि राष्ट्रपति को सारी शक्ति संविधान ने दी है कार्यपालिका की, लेकिन वो उसका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, अपने विवेक से नहीं, क्योंकि संविधान में कभी कहीं भी उनके सविवेकीय शक्तियों का उल्लेख नहीं है। इसलिए वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद है। ठीक। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, भारत का सबसे बड़ी न्यायपालिका, भारत का सबसे बड़ा कोर्ट। तो उम्मीद है आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। यानी 79 से पता चलता है कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। अब चलते हैं हम आगे। आगे जिस अनुच्छेद की हम बात करना चाहते हैं वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 80 सब आर्टिकल 3।
यहाँ पे अनुच्छेद 80 के अंदर और भी बातें हैं राज्यसभा का गठन, लेकिन हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम सिर्फ राष्ट्रपति पर ही चर्चा करेंगे फिलहाल, उसे राज्यसभा में हम बात करेंगे। तो इस अनुच्छेद में साफ बताया गया है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेंगे। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। ये सदस्य कौन होते हैं, किस क्षेत्र से होते हैं, तो ये भी लिखा हुआ है, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। यानी इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन या इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ अनुभवी 12 सदस्यों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। अब अगर हम आगे वाले आर्टिकल की बात करें तो वो है आर्टिकल 85। अनुच्छेद 85। अनुच्छेद 85 में साफ लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन यानी बैठक बुलाएंगे, जिसे आहूत करना बोलते हैं, तथा सत्रावसान सत्र का अवसान करेंगे। यानी राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं, तथा राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं या कर सकते हैं। यानी राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन करते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब देखो, मैंने आपको पहले कहा था राष्ट्रपति को विवेकीय शक्ति नहीं है। ये राष्ट्रपति सारा काम मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं, लेकिन यहाँ परिस्थितिवश अपने विवेक का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे? अब मान लो जो सरकार अल्पमत में आ गई है, तो वो मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लोकसभा का अधिवेशन बुलाने की सलाह नहीं देगी, क्योंकि उन्हें पता है आपकी सरकार गिर सकती है, आप अल्पमत में हो। तो ऐसे समय में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर लेते हैं और वो अधिवेशन स्वयं बुला लेते हैं अपने विवेक से। ये आप ध्यान रखना, ये परिस्थिति है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। संविधान में है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाएंगे, उनका सत्रावसान करेंगे, लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति ये सारा कार्य मंत्रिपरिषद की सलाह से करते हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि जो ये संसद के अधिवेशन हैं, तो जो अधिवेशन समाप्त हुआ है और जो अधिवेशन आगामी है, होने वाला है, तो समाप्त होने वाले अधिवेशन की अंतिम तारीख और शुरू होने वाले आगामी अधिवेशन की पहली तारीख, इन दोनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। यानी इन दो अधिवेशनों के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। इस बात का पता हमें अनुच्छेद 85 से चलता है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशन बुलाते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं, लोकसभा का विघटन कर सकते हैं, और संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह से अधिक का अंतराल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं हम अनुच्छेद 86 को। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति को यह अधिकार देता है कि राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकते हैं। राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकते हैं, यानी संसद को संबोधित कर सकते हैं। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार है। राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकते हैं,
उन्हें संबोधित कर सकते हैं, तथा राष्ट्रपति को ये अधिकार भी है कि वे संसद में विशेष संसद में संदेश भेजने का अधिकार भी राष्ट्रपति को है। यानी राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकते हैं, संसद को संबोधित कर सकते हैं। ये पता हमें अनुच्छेद 86 से चलता है। यानी राष्ट्रपति को जो अभिभाषण देने की शक्ति है, संदेश भेजने की शक्ति है, वो अनुच्छेद 86 में है। अब एक आर्टिकल और है, वो है अनुच्छेद 87। अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति को विशेष अभिभाषण की शक्ति दी गई है। यानी राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण या संबोधन अनुच्छेद 87 में है। यहाँ आपको एक बात तो ये ध्यान में रखनी है कि लोकसभा चुनाव के बाद, यानी जो लोकसभा का साधारण आम चुनाव होता है उसके बाद प्रथम बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। यानी संसद की प्रथम बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। लोकसभा के आम चुनाव, साधारण चुनाव के बाद लोकसभा की जो प्रथम अधिवेशन है, प्रथम बैठक है, उसे संबोधित करेंगे। दूसरी बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी है कि वर्ष के प्रथम अधिवेशन या प्रथम बैठक को भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। यानी वर्ष के प्रथम अधिवेशन की जो बैठक है उसे भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। अब आपने देखा अनुच्छेद 85, 86 और 87, ये तीनों ही संसद से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रपति से जुड़े हुए हैं। इनमें क्या कहा गया है? 85, 86 और 87, इन सब को हम एक बार रिवाइज करते हैं हमेशा की तरह एक साथ। तो आज जिन अनुच्छेद पर हमने चर्चा की है उनको हम एक साथ रिवाइज करेंगे। हमने अनुच्छेद 79 पर चर्चा की है, हमने अनुच्छेद 80 सब आर्टिकल 3, अनुच्छेद 85, अनुच्छेद 86 और अनुच्छेद 87, इन पर हमने बात की है। एक बार फटाफट इन पर फिर चर्चा कर लेते हैं ताकि आपको ये याद रखने में आसानी रहे। अब हमने अनुच्छेद 79 में देखा कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। ये हमें पता चला क्योंकि जो संसद है वो राष्ट्रपति तथा दो सदन राज्यसभा व लोकसभा से मिलकर बनी हुई है। यानी अनुच्छेद 79 से हमें पता चला कि राष्ट्रपति संसद के अभिन्न अंग हैं। राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इन तीनों से मिलकर संसद बनी हुई है। और 80 सब आर्टिकल 3 में हमें पता चला कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के विशेषज्ञ होते हैं। यानी इस क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं। ये बात हमें 80 सब आर्टिकल 3 में पता चली। और अनुच्छेद 85, 86 और 87 को हम अगर देखें तो अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाते हैं, उनका सत्रावसान करते हैं तथा लोकसभा को भंग कर सकते हैं। ये बात हमें अनुच्छेद 85 में पता चली।
1986 में राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं, ये पता चला। और 87 राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, यानी लोकसभा चुनाव के बाद पहली बैठक को संबोधित करेंगे, तथा दूसरा वर्ष के प्रथम अधिवेशन या बैठक को संबोधित करेंगे। यानी हमने ये आर्टिकल आज पढ़े हैं। 79 राष्ट्रपति संसद के अभिन्न है। 80 सब आर्टिकल 3 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। अनुच्छेद 85 संसद का अधिवेशन बुलाते हैं, स्त्रावसान कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अनुच्छेद 86 राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण दे सकते हैं, संदेश भेज सकते हैं। और 87 विशेष अभिभाषण की लोकसभा के चुनाव के बाद पहली बैठक को संबोधित करेंगे और वर्ष के प्रथम अधिवेशन बैठक है उसको भी संबोधित करेंगे। और आपको पता है वर्ष में अमूमन हमारे 3 सत्र होते हैं, पहला बजट सत्र, फिर मानसून सत्र और अंतिम शीतकालीन सत्र। ठीक है, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आप अपना प्यार और स्नेह हमारे प्रति यूं ही बनाए रखें और हम आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाते रहें। धन्यवाद।